हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए विश्व का भूगोल लेकर के आए हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। तो बताना है इसमें से कौन सा सौरमंडल का ग्रह है जिसे ग्रह के रूप में गणना नहीं की जाती है। तो बताइए, प्लूटो है, बृहस्पति है, मंगल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वह ग्रह कौन सा है। तो देखिए प्लूटो जो है 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे मंगल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल के दो उपग्रह कौन कौन से हैं। तो मंगल के दो उपग्रह जो है, एक फोबोस और दूसरा डीमोस जो है, ये दोनों मंगल के उपग्रह हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछेगा कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है क्या है, गैनीमीड है। कौन सा है, गैनीमीड है। अगर पूछेगा कि बृहस्पति का जो है रंग की कौन से कलर का दिखता है, तो ये दिखता है पीले कलर का। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयांत किस दिन होता है। तो बताइए दक्षिण गोलार्ध में जो है उत्तर आयांत या सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे कौन सा है। देखिए ऑप्शन है 22 दिसंबर को, अगला ऑप्शन है 23 सितंबर को, या फिर 21 जून को, या फिर 21 मार्च को। तो बताइए दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयांत जो है किस दिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि उत्तर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछेगा उत्तर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो 21 जून। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो 22 दिसंबर। अगर पूछेगा कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत किस दिन चमकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए 21 जून को। 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है। ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगर पूछेगा कि मकर रेखा पर सूर्य जो है किस दिन लंबवत चमकता है, तो 22 दिसंबर को। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो बताइए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है कौन सा है। बृहस्पति है, चंद्रमा है, शुक्र है या फिर नेपच्यून है। तो देखिए पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह जो है एक चंद्रमा है। कौन सा है, एकमात्र है जो चंद्रमा है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। बताइए हम अभी आपको बताए हैं कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है। और बताइए बृहस्पति जो है किस रंग का दिखता है, तो पीले रंग का दिखता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति, और सौरमंडल का जो है बृहस्पति जो है किस रंग का ग्रह है, तो पीले रंग का ग्रह है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो बताइए विश्व का सबसे गहरा जो है महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत पर जलमंडल शामिल है। तो बताइए जलमंडल जो है कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 70%, अगला ऑप्शन है 75%, फिर 79% या फिर 65%। तो बताइए कितना परसेंट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 70 से 71% जो है जलमंडल का विस्तार है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो बताइए अपनी धुरी पर जो पृथ्वी है किस दिशा से किस दिशा की ओर गति करती है। तो बताइए पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देखिए पृथ्वी जो है हमेशा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इसीलिए सूर्य जो है हमेशा किस दिशा में उगता है, तो पूर्व दिशा में उगता है। इसी का कारण है
कि जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने से सूर्य जो है हमेशा पूर्व की दिशा में उगता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। तो बताइए जो बड़े जेट विमान होते हैं एक किस स्तर में उड़ने के लिए, जैसे वायुमंडल की 5 परतें हैं तो किस परत में उड़ने के लिए कंफर्टेबल है, इसे आप लोगों को बताना है। बताइए मेसोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, या ट्रोपोस्फीयर में, या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में, या फिर थर्मोस्फीयर में। तो देखिए वायुमंडल की टोटल कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर क्या है, समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बाह्य मंडल है। तो जो वायुयान जो उड़ते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं? तो हमेशा समताप मंडल में उड़ते हैं, और समताप मंडल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान है, और इसी को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। तो बताइए वह कौन सा ग्रह है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, या फिर बृहस्पति है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और शुक्र को ही मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो शुक्र ही है। अगर पूछेगा कि बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है या नहीं, तो यह सबसे बड़ा जो है ग्रह है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा बृहस्पति की सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। अगर पूछेगा कि मंगल के उपग्रह कौन कौन से हैं, तो मंगल के उपग्रह बताइए कौन से हैं? एक फोबोस है, दूसरा डिमोस है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बुध के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह है या नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, टाइटन जो है का चंद्रमा है, मतलब टाइटन का उपग्रह इसमें बताना है कौन सा है? शनि है, बृहस्पति है, मंगल है, या फिर यूरेनस है। तो बताइए टाइटन जो है किसका उपग्रह है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। किसका है? शनि। और शनि को ही क्या कहा जाता है? शनि को ही क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में जो है डायरेक्ट पूछ लेगा कि यहाँ पे जैसे यूरेनस दिया है तो कभी यहाँ पे शनि भी दिया जा सकता है, तो शनि को ही यूरेनस कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यूरेनस जो है सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, जबकि जो है शनि जो होता है ये क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग बताइए, हम कई बार बता चुके हैं, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बताइए बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। और बताइए बृहस्पति जो है किस रंग का दिखता है? तो बृहस्पति हमेशा क्या दिखता है? पीले रंग का दिखता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है या फिर सबसे छोटा ग्रह है, तो बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। मंगल के बताइए 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? अभी आपको बताए हैं। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस, दूसरा है डिमोस। बताइए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किससे कहते हैं? तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है शनि को। किस ग्रह को कहा जाता है? शनि को कहा जाता है, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विभ्रंश घाटी बनती है। तो बताइए विभ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है? 2 एंटीक्लाइज के बीच, 2 भ्रंशों के बीच, अभिन्त द्रोणी का कटाव के कारण, या फिर ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। तो बताइए विभ्रंश घाटी का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भ्रंशों के बीच जो होता है निर्माण के कारण होता है। 2 भ्रंशों के बीच जो है विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? बताइए कोई नदी है, इसके चौड़ा होने का कारण क्या हो सकता है? संक्षारण के कारण होता है, पार्श्विक अपर्दन इसी को क्या कहते हैं भूक्षारण के कारण होता है, या फिर अपघर्षण के कारण होता है, या फिर द्रव चालित क्रिया के कारण होता है।
तो बताइए किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो पार्श्विक अपरदन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? पार्श्विक अपरदन है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। ये भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण, ये तो क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो बताइए कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, या फिर जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो बताइए मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? परिरेखा हल चालन द्वारा, खेती की खाद का प्रयोग करके, पेड़ लगाकर या फिर वन रोपण के द्वारा, फसल आवर्तन द्वारा। तो देखिए किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने का तरीका है या फिर पेड़ लगाया जाए या फिर वन रोपण के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन सी वृक्ष जाति जो है पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? चंदन काष्ठ है, देवदार है, सागौन या फिर टीक है, या फिर साल है? तो बताइए कौन सी वृक्ष जाति जो है पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है देवदार जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती हैं। तो बताइए प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती हैं। सरंध्र कहलाता है, पारगम्य कहलाता है, मित जलभित्त कहलाता है, या फिर जल भर कहलाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल भर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है। तो बताइए टेरा रोसा शब्द का अर्थ क्या होता है? गर्म क्षेत्र होता है, लाल भूभाग होता है, लैटेरिक क्षेत्र होता है, या फिर ध्रुवों के निकट का क्षेत्र होता है? तो बताइए टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए टेरा रोसा शब्द का जो अर्थ है ये लाल भूभाग क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो बताइए सुपरसोनिक विमान जो होता है किसको हानि पहुंचाता है? आयन मंडल को, क्षोभ मंडल को, बाह्य मंडल को, या फिर ओजोन मंडल को? तो देखिए सुपरसोनिक विमान जो होता है ये हमेशा क्षोभ मंडल को जो है, सुपरसोनिक विमान जो होता है हमेशा ओजोन मंडल को, किसे? ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि सुपरसोनिक विमान के अतिरिक्त जो है ओजोन मंडल को हानि पहुंचाने वाला कौन सा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए यहाँ पे क्षोभ मंडल एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो बताइए मौसम संबंधी घटनाएं जो है किस मंडल में होती हैं? तो जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं टोटल जो है क्षोभ मंडल में होता है। अगर क्षोभ मंडल नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे दे देगा ट्रोपोस्फीयर। क्या देगा? ट्रोपोस्फीयर देगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओजोन मंडल में जो है सुपरसोनिक विमान जो होता है इसे हानि पहुंचाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो देखिए उच्च तापमान और वाष्पीकरण के द्वारा जो होता है ये शुष्क मिट्टी का निर्माण होता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे काली मिट्टी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं कि काली मिट्टी को जो है और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को ही सतह जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि चेरनोजम मिट्टी किसे कहते हैं, तो चेरनोजम मिट्टी जो है काली मिट्टी का ही एक प्रकार है। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक काली मिट्टी जो है किस राज्य में मिलता है,
तो सर्वाधिक काली मिट्टी जो है हमेशा याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक मिलता है। और इसका काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी जो होता है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इतना सारा बात आप लोग याद रखिएगा काली मिट्टी से रिलेटेड। अगर पूछेगा लाल मिट्टी जो है सर्वाधिक कहाँ पे मिलता है, तो लाल मिट्टी सर्वाधिक जो है तमिलनाडु में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लाल मिट्टी से ये पूछता है आप लोगों से कि लाल मिट्टी जो है लाल क्यों दिखती है, तो इसका कारण है आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है लाल मिट्टी लाल कलर की दिखती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से कि लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि तमिलनाडु में। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उसे क्या कहते हैं। तो बताइए वह गुण क्या है जिसके कारण जो है वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। तो बताइए निर्जलीकरण है, प्रस्वेदन है, नितारना है या फिर शोधन है। तो देखिए वह गुण है प्रस्वेदन के कारण। किसके कारण होता है, प्रस्वेदन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह गुण जिस कारण, देखिए क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। तो बताइए वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से होते हैं, भौतिक होते हैं, थीमेटिक होते हैं, अराजनीतिक होते हैं या फिर प्रयोगात्मक होते हैं। तो वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र जो होते हैं उसे कहा जाता है थीमेटिक मानचित्र। कौन सा कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। तो वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से होते हैं, थीमेटिक मानचित्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। तो बताइए चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना होता है। पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/5, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/3, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/2, पृथ्वी की सतह का 1/6। तो बताइए चंद्रमा की सतह पर वस्तु का वजन कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह का पर वजन का 1/6 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका